हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू एम्पेरिकल क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। हिंदी में बात करें तो रासायनिक बंध। देखो, रिएक्शन पोर्शन को समझने के लिए अबंध को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 11th क्लास और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर बॉन्ड पैरामीटर में पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तीसरा बॉन्ड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। अबंध क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अबंध की लंबाई पढ़ेंगे, यहाँ पर अबंध कोण पढ़ेंगे और अबंध स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। इतने टॉपिक अभी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। तो पहला टॉपिक हमारा होगा बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड हिंदी में बोलेंगे इसको अबंध या बंध। ठीक है, अबंध क्या होता है। अबंध होता है अट्रैक्टिव एनर्जी। अबंध क्या है, अट्रैक्टिव एनर्जी। अब ये अट्रैक्टिव एनर्जी किसी भी दो वस्तुओं के बीच में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बीच हो सकता है। इसे अगर ये अट्रैक्टिव एनर्जी दो एटम के बीच में, अगर ये अट्रैक्टिव एनर्जी दो एटम के बीच में, मान लो ए और बी दो एटम, इनके बीच में अट्रैक्टिव एनर्जी, तो इसे बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, रासायनिक अबंध। अगर यही अट्रैक्टिव एनर्जी दो परमाणुओं के मध्य होगा, यही आकर्षण बल दो परमाणुओं के मध्य होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अबंध। केमिकल बॉन्ड बोले तो रासायनिक। ठीक है, डेफिनेशन लिखना है तो अट्रैक्टिव एनर्जी बिटवीन टू एटम, अट्रैक्टिव एनर्जी बिटवीन टू एटम। ठीक है, रासायनिक अबंध की डेफिनेशन क्या लिखोगे, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, आकर्षण बल को रासायनिक अबंध। रासायनिक अबंध कहते हैं। अब हम रासायनिक अबंध का पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखो, जो बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक अबंध है, उसको क्लासिफाई किया गया दो बार। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, एटॉमिक बॉन्ड, हिंदी में बोलेंगे परमाणुवीय अबंध। परमाणुवीय अबंध।
दूसरा होता है आणविक बंध, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। आणविक बंध, फिर से एक बार देखते हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम होगा तो उसको परमाणुवीय बंध या एटॉमिक बॉन्ड बोलेंगे। अगर दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण बने तो परमाणुवीय बंध बोलेंगे। या हम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम तो उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक बॉन्ड। अगर यही आकर्षण बल दो अणुओं के मध्य में तो इसको क्या बोलेंगे? आणविक। जो अट्रैक्टिव फोर्स है अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आणविक, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, आणविक अबंध। देखो आणविक अबंध में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वान डेर वाल फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वान डेर वाल बल, वान डेर वाल बल और हाइड्रोजन बल। ठीक है। अगर हम परमाणुवीय बंध की बात करें, एटॉमिक बॉन्ड की, तो इसमें देखो कौन कौन से पार्ट। सबसे पहला कोवैलेंट बॉन्ड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कोवैलेंट बॉन्ड। थ्रू आउट हम लगभग पूरी केमिस्ट्री में 70 to 80% या हम कहेंगे 90% हम सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड को डील करेंगे। इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक चैप्टर ही है। और मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फर्दर इंटरेक्शन के बेस पे, नंबर ऑफ लोग्स के इंटरेक्शन के बेस पे इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड और पाई। 4 प्रकार का होता है कोवैलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, डेल्टा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड। अगर वन लोब इंटरेक्शन है, एक लोब इंटरेक्शन होगा तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड। और यदि टू लोब इंटरेक्शन है तो उसे हम क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड। और यदि फोर लोब इंटरेक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा बॉन्ड। और यदि सिक्स लोब इंटरेक्शन है तो उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। ये सारी बातें आने वाले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा। एक स्पेशल टॉपिक होगा कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में हम ये चारों बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं चारों बॉन्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे शॉर्ट। देखो सबसे पहला बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। हमें कैसे मालूम होगा कि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या हम कैसे पहचानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को? सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड, इन शॉर्ट हम पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान क्या है और ये होता क्या है? बाकी क्लासिफिकेशन वगैरह हम इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। तो उसमें और भी डिटेल में उसको बताया जाएगा। पहले तो हम पहचानेंगे कैसे, दूसरा पहचानेंगे कैसे, और ये क्या होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बताएगा, ठीक है। दूसरा आयनिक बॉन्ड, इसको भी कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तीसरा है मेटालिक। ये बॉन्ड होते क्या है और इनकी क्या पहचान होती है, इनके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा, बहुत सरल शब्दों में, कि ओवरलैपिंग ऑफ, मतलब बिल्कुल सटीक डेफिनेशन है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अगर कहीं पर ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, हिंदी में बोलेंगे ऑर्बिटल का अतिव्यापन, ऑर्बिटल का अतिव्यापन, ऑर्बिटल का अतिव्यापन क्या कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी। ये बिल्कुल सटीक डेफिनेशन है। होता क्या है, एक ऑर्बिटल मान लो 1s से, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। दूसरी ऑर्बिटल ही 1s से, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से, ये क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। ये होता है अतिव्यापन, ये रीजन जो है वो अतिव्यापन रीजन। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी। ठीक है, अच्छा, इसको और एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझे से बनने वाला है। एक डेफिनेशन इसकी और है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझे से बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझे से बनने वाला। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे, संबंध को, इस संबंध की पहचान क्या होगी। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, और कैसे बनता है ये सारी बात होगी। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखो इसको कैसे पहचानेंगे। तो किसी भी बॉन्ड को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्लासिफिकेशन की बात करें पीरियोडिक टेबल की, 3 भागों में हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं मेटल, इन हिंदी बोलेंगे उनको धातु। दूसरे होंगे नॉन मेटल, तीसरे होंगे मेटेलॉइड, उपधातु, धातु, उपधातु और अधातु। नेचर की बात करें, एक एक केमिकल प्रॉपर्टी बता दें। धातु की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं। मान लो कोई धातु लाइक लिथियम, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाएगा, धनायन। अब इसको समझेंगे कैसे, इस पे धन प्लस चार्ज कैसे आया, कैटायन कैसे बना। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 3। एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, इसका मतलब इसमें 3 प्लस चार्ज है। क्या इस एटम पे कोई चार्ज है, नहीं, इट मीन्स इसमें 3 ही क्या है, माइनस चार्ज। 3 प्रोटॉन मतलब 3 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 माइनस चार्ज। और अगर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे बात को समझो, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये प्लस चार्ज इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और सोचो अगर हम एक माइनस चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इससे, ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, और ये एक्स्ट्रा प्लस बचा रहेगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, मतलब ये 3 प्लस चार्ज तो है यहाँ पर, और 2 ही माइनस, एक माइनस यहाँ हमने लिख दिया, इस वजह से इस पर क्या लिखा जाएगा, प्लस चार्ज। तो जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। धातुओं का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। अधातुओं की बात करें, मान लो एक अधातु लेते हैं फ्लोरीन, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं,
ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस बनाए, मतलब इसमें 9 प्लस चार्ज और 9 माइनस चार्ज, ये न्यूट्रल है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज। इन्हीं दो नेचर के अनुसार हम बॉन्ड को पहचान पाएंगे, इतनी जानकारी होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, धन आयन बनाते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करके ऋण आयन। अब देखो बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे, अगर ये बात क्लियर होगी अब हम बॉन्ड को पहचान पाएंगे। देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल 19 अधातुएं हैं, ठीक है। मान लो मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जानकारी होनी चाहिए कि कितनी धातुएं हैं या कौन कौन सी धातुएं और कौन कौन सी अधातुएं हैं। तो टोटल 118 तत्व है, उनमें से 19 जो तत्व है वो धातुएं हैं, ठीक है। तो 118 में से मुझे पूरे 118 को याद नहीं रखना है, सिर्फ 19 को याद रखो जो कि क्या है, अधातुएं। बाकी जो बची हुई क्या होंगी, वो धातुएं होंगी। सिंपल तरीका याद करने का, 19 को याद रखेंगे जो कि अधातुएं होंगी, बाकी जो बची हुई वो क्या है, धातुएं, ठीक है। तो हमें पूरे 118 याद नहीं करने का। तो देखो जो मान लो एक अबंध है, दो अधातुओं के मध्य बना हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों अधातु परमाणु हैं और इनके बीच में यह बंध बना हुआ है। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अधातु की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और यहाँ पे ये भी एटम अधातु है और ये भी एटम क्या है, अधातु है, और दोनों एटम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना। दोनों एटम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये भी चाह रहा है इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करना, और ये भी चाह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब ये गेन तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों क्या है, अधातु है। तो इसमें एक तीसरा रास्ता निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाए, साझा किया जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, बराबर का साझा करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का बराबर का साझा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किनके मध्य बनेगा, अधातुओं के मध्य। क्यों अधातुओं के मध्य बनेगा, क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहती हैं, और दोनों अधातुएं होंगी, दोनों कहेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो दोनों कर नहीं सकती क्योंकि एक को दान करना पड़ेगा तभी दूसरा ग्रहण करेगा। तो इस केस में एक नया रास्ता बन के आएगा, क्या आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या करें, बराबर की साझेदारी करें। तो जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होगी तो वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहचानने का सिंपल तरीका, अगर बॉन्ड किनके मध्य है, अधातुओं के मध्य, पहचान क्या होगी, अधातुओं के मध्य बनने वाला अबंध क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अधातुओं के मध्य किनके मध्य बनता है, अधातुओं के मध्य। नॉन मेटल किनके मध्य बनेगा, नॉन मेटल के बीच में बनेगा। आयनिक बंध की बात करें, इसकी पहचान क्या होगा, सबसे पहले आयनिक बंध समझ लेते हैं। आयनिक मतलब आयन, अबंध मतलब आकर्षण बल। यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा वो किसके मध्य होगा, आयन। और आयन कैसे बनते हैं, अभी अभी हमने बताया, जैसे कि कोई मेटल है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनेगी, ये एक आयन हो गया, और एक नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनेगा। अब ये जो धन आयन है और ये जो ऋण आयन, इनके मध्य प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। प्रीवियस वीडियो में देखिए, वीडियो नंबर 1। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और आयन के बीच में यदि अट्रैक्शन होगा इसको क्या बोलेंगे, आयनिक बंध। पहचान क्या होगी इसकी, पहचान इसकी क्या होगी, एक मेटल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल। अगर कोई बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बंध बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटालिक बंध। मेटालिक बंध और आसानी से पहचाना जा सकता है। मेटालिक बंध क्या होगा, धातुओं के मध्य बनेगी। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, देखो मान लो ये धातुएं हैं, धातु परमाणु, ये एक धातु के पीस में बहुत सारे क्या है, ये धातु के परमाणु। अब ये जो धातु के परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करते हैं। ये सभी अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन होगा, और इन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये जो प्लस चार्ज वाला एटम है, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण महसूस करेंगे, ये भी इनके बीच में आकर्षण महसूस करेंगे।
तो ये आपस में बंधे होंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये बॉन्ड जो है वो मेटल्स के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। और ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो मॉडल है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, जिससे मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मेटल का नेचर सबसे बिल्कुल सिंपल तरीका है बॉन्ड को समझने का, नेचर के बारे में रखो। मेटल का नेचर कैसे? इलेक्ट्रॉन दान करने का और धनायन बनाने का। नॉन मेटल का नेचर कैसे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का और ऋणायन बनाने का। सिंपल सी बात है, अगर दो नॉन मेटल होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे, ऐसा संभव है नहीं। तो एक बीच का रास्ता निकलेगा कि इलेक्ट्रॉनों की क्या किया जाए, साझेदारी। और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो साथ संयोजक बंध बनेगा। दूसरा बंध है आयनिक बंध। एक मेटल होगा, दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके धनायन बनाएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा। अब धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होगा? आकर्षण बल होगा। दोनों आयन है और आयन के बीच में आकर्षण बल होगा तो क्या बनाएगा? आयनिक बंध बनाएगा। धात्विक बंध की बात करें तो धातुएं बहुत सारी है। धातु परमाणु है और इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। ये देखो, ये सब क्या है? धातु परमाणु है और इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। तो परमाणु के मध्य क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस चार्ज। से इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, ये आपस में बंधे हुए होंगे और इसे क्या बोलेंगे? धात्विक। उम्मीद करता हूँ अबंधों के बारे में जो सामान्य परिचय है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, आने वाले वीडियो में हम कोवैलेंट बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो 11th और 12th का सिलेबस है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड 90% अप्रॉक्सीमेट 90% कंपाउंड ऐसे होंगे जो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, जिनको हमें डील करना है। तो केमिकल्स पोर्शन को समझने के लिए हमें बॉन्ड की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करें अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपका जहाँ पर भी आप स्कूल या कोचिंग कहीं पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे हम एक डाउट का पूरा एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे। तो डाउट की एक सीरीज़ होगी, उसमें अगर आप कमेंट में डाउट पूछेंगे तो उसमें हम डाउट के लिए भी वीडियोस बनाएंगे। Thank you for watching. Have a nice day.